डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड थर्ड ईयर ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी की बुक चल रही है अपनी, और उस इंडियन ज्योग्राफी बुक में हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। और भारत के भौतिक प्रदेशों में से सबसे पहले हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत 4 बड़े भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। इन 4 बड़े भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पहला आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा आपका राजकीय पठारी प्रदेश, तीसरा आपका विशाल मैदानी प्रदेश, चौथा आपका तटवर्ती मैदानी एवं द्वीप समूह। इन चारों बड़े प्रदेशों में से सबसे पहले हमने राजकीय पठारी प्रदेश की चर्चाएं कल की थी। उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। भारत के अंतर्गत इस भौगोलिक प्रदेश की हमने स्थिति को देखा और इसके सामान्य परिचय को जाना कि किस तरह से प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण हुआ है और प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहाँ किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इसकी आकार आकृति किस तरह की है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजों का अपने अध्ययन किया। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा था कि इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत जो हमने इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आपको कल इनका सामान्य इंट्रोडक्शन करके ये बताया था कि इस तरह से इसके अंतर्गत प्रमुखतः कौन कौन से पठार स्थित हैं। उन पठारों के अंतर्गत जो है आज हम विस्तार से जो है इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो नर्मदा और जो तापी नदी जो है वो एक भूमि घाटी के रूप में ये जो है प्रायद्वीपीय भाग को 2 भागों में बांटने का काम करती है। अतः ये भौतिक प्रदेश मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला जो भाग है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाता है और दूसरा भाग है जो इसका दक्कन का पठार कहलाता है। इस मध्यवर्ती उच्च भूमि जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो आपके अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटे नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये प्रमुख पठार स्थित है। इसके अलावा दक्कन के पठारी भाग के अंतर्गत सतपुरा की श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, उड़ीसा का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ये भौतिक प्रदेश जो प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ये सारे पठार स्थित है। इन पठारों का आज हम विस्तार से अध्ययन इस एक जो है पठार का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। हमने देखा कि भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जिसका विस्तार है उस सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो हमारा 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक त्रिभुजाकार आकृति में है। त्रिभुजाकार आकृति के साथ साथ हमने ये देखा कि इस पठारी भाग का जो ढाल है वो उत्तर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ बहने वाली इस पठार से बहने वाली जो नदियां थी वो इसके ढाल को बताती हैं कि किस तरह से यहाँ से पश्चिमी भाग से निकलने वाली उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं वो अपना समस्त जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि इस पठारी भाग का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः इस पूरा का पूरा जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बना है वो एक लावा युक्त पदार्थ से बना है। जो लावा युक्त जो पदार्थ है उसके अंतर्गत रूपांतरण होकर चट्टानें किस तरह से परिवर्तित हुई हैं, इन सभी चीजों का हमने पिछली क्लास में परिचय देखा था। और इसके साथ साथ हमने इसके अंतर्गत मैप के आधार पर भी आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार हमारे भारत के मध्य भाग के अंतर्गत राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, केरल का हिस्सा, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, फिर मेघालय का, इन राज्यों के अंतर्गत यह प्रदेश या पठारी भाग मौजूद है। इन पठारी भागों के अंतर्गत हमने ये भी पाया था और ये भी देखा था कि कहाँ ये इसके पठार जो उसमें छोटे छोटे जो पठार पाए जाते हैं वो कहाँ स्थित हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखा अरावली पर्वतमाला को देखा था, मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड, छोटे नागपुर, मेघालय और दक्कन के पठार के बारे में हमने आपको चर्चाएं की थी। इन सभी पठारों को आज हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं
कि इस मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी, इस अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक फैली हुई है। यह एक फोल्डेड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इस प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी का विस्तार ऐसा माना जाता है कि यह इसका विस्तार हिमालय तक था, लक्षद्वीप से लेकर हिमालय तक इस अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार था, परंतु कालांतर के अंतर्गत इसमें अपर्दन की क्रियाएं होने के परिणाम स्वरूप यह एक अवशिष्ट के रूप में जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मौजूद रही है, ऐसा मानना था। अरावली पर्वतमाला जो पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है, राजस्थान से होकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो यह 692 किलोमीटर लंबी है, 692 किलोमीटर लंबी है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्बियन युग की चट्टानों या शैलों से निर्मित है, जिस प्री कैम्बियन युग की चट्टान और शैलों के अंतर्गत क्वार्टरजाइट नीस पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च जो शिखर है वो आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर जिसकी लंबाई या जिसकी ऊंचाई कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई हमारी 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की अगर हम ढाल की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला की अगर हम ढाल की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का ढाल उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। इस अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो प्रमुख जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों के अंतर्गत जरगा की पहाड़ी, मारवाड़ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, ये इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं जो इसके अंतर्गत स्थित हैं। इसका जो प्रमुख दर्रा है, इसके अंतर्गत अनेक दर्रे स्थित हैं, जिससे देसूरी का दर्रा, हाथीगुड़ा का दर्रा, ये इसके अंतर्गत स्थित पाए जाते हैं। इस श्रेणी के पश्चिमी भाग पर माही तथा लूनी नदी तथा इसके पूर्वी भाग के अंतर्गत बनास नदी प्रभावित होती है। अतः अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत जो इसका दक्षिण और उत्तर तथा पश्चिमी जो भाग है, उस उत्तर और पश्चिमी भाग के अंतर्गत स्थित यह पर्वत श्रेणी मौजूद है। अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वतमाला है जो पूर्व कैम्बियन काल से जो है मानी जाती है। इसका निर्माण पूर्व कैम्बियन काल की जो चट्टानी क्वार्टरजाइट सोलनीस, इनका इसके अंतर्गत संयोग देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है जो माउंट आबू के अंतर्गत स्थित है। इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके जो प्रमुख दर्रे हैं, इसमें अनेक दर्रे पाए जाते हैं। प्रमुख दर्रों के अंतर्गत जो है देसूरी का दर्रा है, हाथीनाल का दर्रा है। इसके अंतर्गत बहने वाली पश्चिम दिशा के अंतर्गत बहने वाली माही नदी, लूनी नदी तथा पूर्व दिशा के अंतर्गत बहने वाली जो नदियां हैं वो बनास नदी है। इस तरह से अरावली पर्वतमाला जो है हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि का पहला भाग है। इसके बाद में बात करते हैं मालवा के पठार की। दूसरा जो आपका प्रमुख पठार है वो है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार, यह पठार अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित मालवा का पठार स्थित है। इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी जो सीमा है वो विंध्य पर्वत श्रेणी बनाती है तथा इसकी पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार बनाता है। कल हमने जब बात की थी तो कल मैप में हमने आपको जब इनकी लोकेशन बताई थी, स्थिति बताई थी, तो हमने आपसे बताया था कि मालवा का पठार जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और हमने आपको बताया था इसके अगर हम उत्तर पूर्व दिशा की अगर हम बात करते हैं या इसके पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो इसके पूर्वी भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। तो इसी तरह से मालवा का पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला तथा इसकी दक्षिणी जो सीमा है वो विंध्य श्रेणी बनाती है तथा इसकी जो पूर्वी सीमा है वो हमारे बुंदेलखंड का पठार बनाता है। अगर मालवा के पठार की अगर हम बात करते हैं तो मालवा के पठार के अंतर्गत जो नदियां हैं, इसके अंतर्गत से बेतवा नदी, पार्वती नदी, नीवज नदी, काली सिंध नदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो इस पठार पर होकर
बहती हैं। यह पठार जो है लावा निर्मित पठार है, अर्थात लावे से निर्मित पठार है। इस पठार के अंतर्गत काली मिट्टी का जो है क्षेत्र स्थित है। यह एक उर्मिल मैदान रोलिंग प्लेन्स के रूप में यह पठार स्थित है। यह पठार एक उर्मिल मैदान के रूप में अर्थात रोलिंग प्लेन्स के रूप में मौजूद है। ये मालवा के पठार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस मालवा के पठार की स्थिति और विशेषताओं से सबसे पहली बड़ी विशेषता यह है कि मालवा का जो पठार है अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इसके पूर्वी भाग पर बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बुंदेलखंड का पठार, जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है, अगर हम देखते हैं तो इसका विस्तार जो है हमारा यूपी और एमपी में। इसी तरह से अगर मालवा के पठार का विस्तार अगर हम देखते हैं तो मालवा के पठार का विस्तार जो राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है, राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग तथा एमपी का उत्तरी तथा पश्चिमी भाग तथा यूपी का दक्षिण तथा पूर्वी भाग के मध्य में मालवा का पठार पाया जाता है। इसी तरह से बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। बुंदेलखंड के पठार की अगर हम ढाल की बात करते हैं तो यहाँ इसका जो ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि यहाँ से बहने वाली जो नदियां हैं केन और बेतवा नदियां हैं वो हमारे उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत प्रभावित होती हैं। अगर हम बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर मानी जाती है। बुंदेलखंड के पठार के बाद बघेलखंड की अगर पठार की बात करें तो बघेलखंड का पठार एमपी के अंतर्गत स्थित है। विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा जो है उसी को बघेलखंड का विस्तार माना जाता है, जिसके अंतर्गत कैमूर की और भांडेर की जो पहाड़ियां हैं, कैमूर तथा भांडेर की जो पहाड़ियों के जो पूर्वी भाग का जो विस्तारित भाग है वो हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा जो बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। इस बघेलखंड पठार के अंतर्गत जो बहने वाली नदियां है वो आपकी प्रमुख जो नदी है वो सोन नदी इसके अंतर्गत बहती है। तो हमारे सामने हमने इसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा के पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार की अगर हमने चर्चाएं की है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो छोटे नागपुर के पठार की अगर हम बात करते हैं तो छोटे नागपुर का पठार जो हमारा पश्चिम बंगाल, जो हमारा बिहार, जो हमारा झारखंड या बिहार के जो दक्षिणी जो भाग है झारखंड के अंतर्गत जो है इसका हिस्सा मौजूद है। तो छोटे नागपुर का पठार की अगर हम विस्तार करते बात करते हैं तो छोटे नागपुर का पठार बिहार के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, झारखंड राज्य के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा का निर्धारण करता हुआ स्थित है। छोटे नागपुर के पठार की अगर हम बात करते हैं तो छोटे नागपुर के पठार से 3 नदियां, एक पहली उत्तर की ओर सोन नदी, मध्य भाग के अंतर्गत से यहाँ महानदी तथा दक्षिणी भाग के अंतर्गत से आपकी दामोदर नदी जो है प्रभावित होती है। तो छोटे नागपुर के पठार के अगर उत्तरी भाग की अगर बात कर रहे हैं तो सोन नदी, अगर मध्य भाग की बात कर रहे हैं तो महानदी और दक्षिणी भाग की बात कर रहे हैं तो दामोदर नदी प्रभावित होती है। छोटे नागपुर का पठार खनिज संसाधनों की विशेष अपार खनिज संसाधन यहाँ स्थित होने के कारण छोटे नागपुर के पठार का आर्थिक महत्व और ज्यादा बन जाता है। छोटे नागपुर के पठार को हमने खनिजों का अजायब घर की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के अनेक प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इन की चर्चाएं मैंने आपसे जब लेसन प्रारंभ किया था तभी मैंने आपको इसकी चर्चाएं की थी और आपको बताया था कि छोटे नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न माना जाता है, इसलिए इसको हमने एक जो है अजायब घर की संज्ञा दी है। इसको हमने खनिजों का अजायब घर की संज्ञा दी है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मेघालय के पठार की, तो मेघालय का जो पठार है, इस मेघालय के पठार की अगर विस्तार से अगर चर्चा की जाए तो हमने ये देखा कि जो हमारे मैदानी जो भाग का जो निर्माण हुआ है, इस मैदानी भाग के अंतर्गत प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा इस पठारी भाग का अपर्दन करके मेघालय के पठार को हमने आउटर कर दिया है, अर्थात हमने एक बीच में अपर्दन के परिणाम स्वरूप एक गैप बन गया है और उस गैप बन जाने के कारण ये पठारी भाग का कुछ हिस्सा भारी मेघालय राज्य के अंतर्गत स्थित है, जिसको हमने मेघालय के पठार की संज्ञा दी है। इस मेघालय के पठार के
उत्तरी भाग से प्रमुखतः इस पठार के चारों ओर उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग के अंतर्गत गोरो, खासी, जयंतियां, ये प्रमुख जो है पहाड़ियां, ये चारों ओर से इस पठार को घेरे हुए हैं। परिणाम स्वरूप यह भी हमारे इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही एक हिस्सा है, परंतु इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत नदियों के अपरदन के द्वारा यहाँ उनके मध्य में एक गैप बन जाने के कारण यह हमारा उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के अंतर्गत स्थित एक पठारी भाग है। इस स्थित पठारी भाग के अंतर्गत गोरो, खासी, जयंतियां प्रमुखतः जहाँ की पहाड़ियां पाई जाती हैं या स्थित है। ये हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात हो रही है, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत नर्मदा और तापी नदियों की जो भ्रंश घाटियां हैं, जो इस पठारी भाग को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करती हैं। उनमें से पहली जो उच्च भूमियां हैं, वो पहली उच्च भूमियों में आपके अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटे नागपुर और मेघालय, अर्थात ये इसको उत्तरी भाग के अंतर्गत स्थित ये जो है इसकी प्रमुख पठारी भाग है। इसका दक्षिणी जो भाग है उसको हमने दक्कन के पठार के रूप से माना जाता है, दक्कन के पठार के रूप से जाना जाता है। दक्कन के पठार के अंतर्गत प्रमुखतः मैंने कल भी आपसे बात करी थी और इसकी विशेषता मैंने बताई थी। दक्कन के पठार का अगर हम जवाब देखते हैं तो दक्कन के पठार का जवाब लहरदार, इसलिए इसको हमने ट्रैप की भी संज्ञा प्रस्तुत की है। इसको हम दक्कन का ट्रैप कहते हैं और ट्रैप शब्द जो है स्वीडिश भाषा के अंतर से लिया गया है। स्वीडिश भाषा के अंतर्गत ट्रैप का तात्पर्य होता है सीढ़ीदार, लहरदार। परिणाम स्वरूप दक्कन के पठार के अंतर्गत सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के बाद में उड़ीसा का पठार, उड़ीसा के बाद में दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के बाद में तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के बाद में तमिलनाडु का पठार, फिर उसके बाद में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित माने जाते हैं। दक्कन के पठार का अगर हम बात करते हैं तो दक्कन के पठार का विस्तारित भाग जो है वो अधिकांशतः एक विस्तृत भाग में फैला हुआ है। लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत दक्कन का पठारी भाग फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा पठारी भाग जो है अनियमित आकार का या कटा फटा पठारी भाग है। इसके अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, उड़ीसा का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, इन सभी पठारों की उपस्थिति मौजूद है। परिणाम स्वरूप इस दक्कन के पठार के अंतर्गत ये सारी बातों का हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। आज हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, इसकी चर्चाएं की। इसमें से हमने सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में आज आपके सामने चर्चाएं की हैं और मध्यवर्ती उच्च भूमि इसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बाद में मालवा का पठार, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बाद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड के पठार की चर्चाएं की हैं और साथ ही साथ में बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटे नागपुर और मेघालय के पठार के बारे में आपको जानकारी दी है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसके उत्तरी भाग के अंतर्गत स्थित एक उच्च भूमि क्षेत्र या पठारी भाग है, जिसमें अरावली पर्वतमाला का विस्तार, इसकी कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला का उद्भव, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां, यहाँ की प्रमुख दर्रे, यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां। मालवा के पठार की स्थिति अरावली तथा विंध्यन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वतमाला, इस पठार की दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत श्रेणी तथा इस पठार की पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार बनाता है। यहाँ बहने वाली नदियां हमने देखी हैं, बेतवा, पार्वती, नीमच है, काली सिंध नदियां हैं, एक लावा निर्मित पठार है, एक रोलिंग प्लेन्स या उर्मिल मैदान के रूप में मौजूद है या संप्राय मैदान के रूप में अपन कह सकते हैं पाया जाता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, जिनका विस्तार, बुंदेलखंड का विस्तार यूपी और एमपी के अंतर्गत है, बघेलखंड का विस्तार जो आपका एमपी के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित है। इसके बाद में हमने छोटे नागपुर के पठार की बात करी, छोटे नागपुर के पठार के विस्तार की बात करी। छोटे नागपुर का पठार
झारखंड राज्य के अंतर्गत मुख्यतः ये पठार स्थित है। झारखंड साथ के साथ पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार के बाद में झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ राज्य इसी सीमाओं पर निर्धारण करता है। छोटे नागपुर पठारी भाग से प्रमुखतः जो सोन नदी, महानदी और दामोदर नदी है, ये नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठारी भाग के उत्तरी भाग में से सोन नदी प्रभावित होती है, मध्य भाग के अंतर्गत से महानदी प्रभावित होती है, दक्षिणी भाग के अंतर्गत से दामोदर नदी प्रभावित होती है। ये छोटे नागपुर का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठारी भाग है। यहाँ इसलिए इसको खनिजों की अजायबघर की संज्ञा प्रस्तुत की है। इसी के बाद में मेघालय के पठार की चर्चाएं की। मेघालय के पठार के अंतर्गत हमने देखा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो हमारा उत्तर पूर्वी जो भाग है वो अपरदित होकर उत्तर पूर्वी राज्य के अंतर्गत जो पठार मौजूद है वो मेघालय शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। इस मेघालय और शिलोंग का पठार ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही बाहरी हिस्सा माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुखतः जो पहाड़ियां उनके बारे में हमने चर्चाएं की। इसके अंतर्गत गोरो खासी जयंतियां की पहाड़ियां प्रमुखतः पाई जाती हैं। इसके बाद में हमने दक्कन के पठार की चर्चाएं की। दक्कन के पठार के अंतर्गत सतपुड़ा, महाराष्ट्र पर्वत, उड़ीसा, दंडकारण्य, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट प्रमुखतः पाए जाते हैं। आज हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि के प्रमुख पठारों की चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से की हैं। कल हमारा अगला जो वीडियो होगा वो हमारे दक्कन के पठारी भागों के अंतर्गत स्थित प्रमुख पठारों का होगा। धन्यवाद।